नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख और देशमुख इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सबका स्वागत है। और दोस्तों की पिछले वीडियो में हमने बात किया था आइलेंस इंडक्शन के बारे में। एक कंप्लीट एंड ब्रीफ लेक्चर था हमारा उसके ऊपर। और आज हम बात करेंगे उसके अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज उसके जो पुरानी ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको आज हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो टॉपिक है या आपके जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, आइलेंस इंडक्शन के बारे में, जो CSR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो क्लियर हो जाए। इसी हेतु आज का हम यहाँ पे लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ CSR के पुराने क्वेश्चंस के बारे में जो आइलेंस इंडक्शन के ऊपर पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हम उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे, जितना हमें पता है उतना देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और आप लोग का भी ये काम है कि आप चीज़ों को समझ लीजिएगा अच्छे तरह से। जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको एनालिज करना जरूरी होता है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अंदर, वो समझना भी बहुत जरूरी होता है, तभी जाके हम उसके आंसर सही से ढूंढ पाते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। इन वर्टिब्रेट आई precise arrangement of tissue is accomplished by one group of cells changing the behavior of adjacent set of cells। मतलब क्या है कि यहाँ पे कि मान लो कि कुछ एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, मान लो कि ये कौन सा रीजन है हमारे पास, सरफेस एक्टोडर्म है, और उसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, दैट इज अबाउट, उसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, दैट स्ट्रक्चर इज अबाउट न्यूरल एक्टोडर्म। ये कौन होता है? न्यूरल एक्टोडर्म होता है। तो इनका कहना ये है कि एक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं यहाँ पे, मान लो कि ये जो न्यूरल एक्टोडर्म है अंदर वाला न्यूरल एक्टोडर्म, और न्यूरल एक्टोडर्म जब सिग्नलिंग करेगा किसको? सरफेस एक्टोडर्म को सिग्नलिंग करेगा। सरफेस एक्टोडर्म को जब सिग्नलिंग करेगा तो इसका मानना यह है कि वहाँ पे एक सेल जब दूसरे सेल को सिग्नलिंग करती है तो दूसरी सेल अपना फेट क्या करेंगे, वहाँ पे चेंज करेंगे, अपना बिहेवियर क्या करेगी, चेंज करेंगे, शेप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, माइटोटिक रेट भी क्या होगा, वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो वही बातें यहाँ पे बताने की कोशिश की है। देखिए, जब एक एडजेसेंट सेल अपने दूसरे सेल को जब सिग्नलिंग देती है तो सिग्नल लेने वाले सेल में वहाँ पे उनकी शेप में चेंज आ सकता है, माइटोटिक रेट में या डिवीजन के रेट में चेंज आ सकता है, या उनका जो फेट था पहले जो एक्टोडर्म था अब क्या बनाएगा, वो लेंस बनाएगा। सरफेस एक्टोडर्म क्या बनाएगा, अभी लेंस बनाएगा। तो यहाँ पे इतना बोल दिया है क्वेश्चन के आधे हिस्से में। उसके आगे, दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन क्लोज रेंज बिटवीन टू और मोर सेल्स, ये इस टाइप का जो इंटरेक्शन होता है तो किन के अंदर हो रहा है? एक टू और मोर टाइप के सेल्स के अंदर हो रहा है, जो अलग अलग डिफरेंट टिश्यू से भी बिलोंग करते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट टिश्यू से बिलोंग करते हैं। उनका हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री या उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी क्या होंगे वहाँ पे, जो एक दो मतलब ये हरा वाला सेल और ये ब्लू वाला सेल जो एक दूसरे को सिग्नलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों सेल्स का हिस्ट्री, प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी जब एक दूसरे को सिग्नल करती है तो अपना फेट, शेप या माइटोटिक रेट भी वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो सच काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज, ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमेट इंटरेक्शन कहते हैं, या प्रॉक्सिमेट इंटरेक्शन को ही हम क्या कहने लगे, ठीक है, इंडक्शन कह सकते हैं दोस्तों। इसको ये क्या कहेंगे हम? इंडक्शन कह सकते हैं। तो ऑन दिस बेसिस जो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। चलो अब बात करेंगे एक एक ऑप्शंस के बारे में और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है या कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन, ऑप्टिक वेसिकल दैट इज द प्रिजम्पटिव रेटिना। इसका मतलब समझ लीजिएगा, ऑप्टिक वेसिकल, मान लो कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ना, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑप्टिक वेसिकल। ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल का स्ट्रक्चर। और हमें पता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑप्टिक वेसिकल किस चीज में कन्वर्ट होता है? ऑप्टिक वेसिकल कन्वर्ट होता है, ऑप्टिक वेसिकल कन्वर्ट होता है ऑप्टिक कप के अंदर, ऑप्टिक कप के अंदर। और ऑप्टिक कप क्या बनाता है? ऑप्टिक कप क्या बनाता है? लेंस का फॉर्मेशन करेगा। किसका मतलब? ऑप्टिक कप क्या कराता है कि सरफेस एक्टोडर्म को सिग्नल देगा, सरफेस एक्टोडर्म को सिग्नल देगा। फिर सरफेस एक्टोडर्म किस चीज में कन्वर्ट होगा? लेंस के अंदर। फिर लेंस के सेल किसको सिग्नल करेंगे वापस से? रेसिप्रोकल इंडक्शन में ऑप्टिक कप को सिग्नलिंग करते हैं। और ऑप्टिक कप रेटिना के अंदर डिफरेंशिएट होता है, रेटिना के अंदर डिफरेंशिएट, एक होता है पिगमेंटेड रेटिना और दूसरा होता है न्यूरोनल रेटिना, दूसरा होगा न्यूरोनल रेटिना। इनके अंदर ये क्या होगा? डिफरेंशिएट होता है। कौन? ऑप्टिक कप। तो ये होती है सिग्नलिंग। मतलब क्या है कि वहां पे कि ऑप्टिक वेसिकल
दैट इज फ्रॉम द प्रिजम्पटिव रेटिना, ये आगे जाके क्या बनाता है, रेटिना बनाता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, ऑप्टिक वेसिकल को ही प्रिजम्पटिव रेटिना भी कह सकते हैं। क्योंकि ऑप्टिक वेसिकल जब ऑप्टिक वेसिकल से ऑप्टिक कब बनाएगा, ऑप्टिक कब जब रेसिप्रोकल इंडक्शन से सिग्नलिंग को रिसीव करेगा तब जाके किस में कन्वर्ट होगा, पिगमेंटेड एंड न्यूरोनल रेटिना। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ ना कि ऑप्टिक वेसिकल का कन्वर्जन किस में हो रहा है, रेटिना के अंदर। तो ऑप्टिक वेसिकल को ही आप क्या कह सकते हो, वहां पे प्रिजम्पटिव रेटिना भी कह सकते हैं। बट ये किसके अंदर हम बात करेंगे, ज़िनोपस लेविस के अंदर बात करें, यानी कि हम फ्रॉग के अंदर बात करें, एम्फीबियंस के बारे में बात करें। इट इज प्लेस इन एन एक्टोपिक लोकेशन। ओके, अगर हम ऑप्टिक वेसिकल को एक्टोपिक लोकेशन के ऊपर रख देते हैं, एक्टोपिक लोकेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे होना चाहिए वहां पे नहीं है, अपनी जगह से हट के अलग दूसरी जगह पे अगर जा रहा है, मतलब क्या है कि इन डिफरेंट प्लेस फ्रॉम वेयर इट विल बी नॉर्मली फॉर्म, जहाँ पे ये फॉर्म होता है वहां से उसको निकाल के हम क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह पे अगर रखते हैं तो क्या वहां पे लेंस का इंडक्शन हो सकता है क्या, ऐसा पूछा गया है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट को थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। मान लो कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर था, ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर था दोस्तों, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर था इसको हम क्या कह रहे थे, सरफेस एक्टोडर्म कह रहे थे। बाहर वाला जो स्ट्रक्चर था हमारे पास दैट इज नोन एज सरफेस एक्टोडर्म। और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ था ऐसा बायलैटरली, ऐसा जो डायसेफेलॉन के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है, ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है न्यूरोनल एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर होता है। ये किसका स्ट्रक्चर होगा, अंदर वाला रेड कलर का न्यूरोनल एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिएगा कि ऐसा कोई एक न्यूरोनल एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें, न्यूरल एक्टोडर्म का जो स्ट्रक्चर है ऑप्टिक वेसिकल का, किसका स्ट्रक्चर, ऑप्टिक वेसिकल का स्ट्रक्चर है, अगर उसको काट के हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ से, मतलब जिस जगह पे ये फॉर्म हो रहा था उस जगह के हट के दूसरी जगह पे अगर उसको रखते हैं, मतलब मान लो कि यहाँ से उसको काट के हम कहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पे अगर रख देते हैं, तो क्या यहाँ पे लेंस का इंडक्शन करेगा सरफेस एक्टोडर्म। जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर था बाहर का, जिसे ही हम क्या करेंगे, सरफेस एक्टोडर्म कह रहे हैं, इसको ही हम क्या कह रहे थे, सरफेस एक्टोडर्म। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लेंस वेसिकल को यहाँ से कट करके अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या यहाँ पे सरफेस एक्टोडर्म लेंस का फॉर्मेशन कराएगा, क्या सरफेस एक्टोडर्म यहाँ पे लेंस का फॉर्मेशन कराएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रू अगर पूछा जाए तो हमारे हिसाब से पहला ही ऑप्शन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल को हटा के, ऑप्टिक वेसिकल को वहां से हटा के कहाँ पे रख दे रहे हैं, ऑप्टिक वेसिकल को हटा के वहां पे कहाँ पे रख दे रहे, अदर देन द, मतलब अदर देन द ओरिजिनल पोजीशन, एक्टोपिक पोजीशन के ऊपर अगर हम उसको रखते हैं तो वहां पे क्या सरफेस एक्टोडर्म या हेड एक्टोडर्म किसका फॉर्मेशन कराएगा, लेंस का फॉर्मेशन कराएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो रहा है, रॉन्ग जा रहा है। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे पहला ऑप्शन पूछा गया, ऑप्शन नंबर 2 में ही पहला ऑप्शन है, 4 में भी है और 3 में भी है। तो इसके हिसाब से तीनों भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे गलत हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप भी इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं किसी बुक के अंदर इसका जो आंसर है ना, इसी क्वेश्चन का सेम आंसर किसी बुक के अंदर किस ऑथर ने यहाँ पे, मतलब सीधे बात करते हैं आईएफएस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर दिया हुआ है। बट यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो पाएगा, क्योंकि अगर ये करेक्ट है तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है तो वो गलत हो जाएगी ना। मतलब ऑप्टिक वेसिकल को हम अगर एक्टोपिक लोकेशन के ऊपर रखते हैं तो वहाँ पे सरफेस एक्टोडर्म या हेयर एक्टोडर्म लेंस का फॉर्मेशन नहीं कराएगा। और यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे इट विल इंड्यूस द हेयर एक्टोडर्म टू फॉर्म द लेंस। नहीं, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वहाँ पे अगर इसको हटाते हो आप, कहाँ से, इसको अगर आप यहाँ से हटाते हो और दूसरे लोकेशन पे रखते हो तो वहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि मतलब पूरा का पूरा जो सरफेस एक्टोडर्म होता है ना, बाहर वाला रीजन, आईलेंस के इंडक्शन के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि वो पैक6 को नहीं बनाता है। सिर्फ इसी रीजन में जहाँ पे कौन है उसके आगे, कहाँ उसके आगे न्यूरल एक्टोडर्म होता है ना, उसी रीजन में वो क्या कर पाता है, उसी रीजन में सिर्फ वो लेंस का फॉर्मेशन कर पाता है, क्योंकि ये ओनली दिस इज द रीजन विच कैन प्रोड्यूस द पैक6 मॉलिक्यूल। तो इसके हिसाब से अगर सरफेस एक्टोडर्म को हम यहाँ पे स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आईलेंस का इंडक्शन होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो रहा है।
ए गलत हो रहा है। अगर ए गलत होता है तो तीनों ऑप्शन चले जाएंगे, ओनली कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बचा रहेगा, ओनली बचा रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आएगा तो ऑप्शन नंबर, मेरे हिसाब से ना दोस्तों, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। गिलबर्ट में इसका इन्फॉर्मेशन दिया है, एक्सपेरिमेंट का भी इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को सही समझ पा रहा हूँ तो इसका अगर तो सही आंसर क्या होना चाहिए, ओनली ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो यहाँ पे बी भी गलत हो रहा है, यहाँ पे कौन गलत हो रहा है, बी गलत हो रहा है। तो अब बी के बारे में पढ़ते हैं, बी क्यों गलत हो रहा है। ऑप्टिक वेसिकल इज इंड्यूसर, ऑप्टिक वेसिकल इज इंड्यूसर and even place beneath the ectoderm in the flank abdomen of the same organism. Ectoderm will be able to respond to form the tissue lines। ये तो होगा नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है, अगर हम ऑप्टिक वेसिकल को यहाँ से काट के ठीक है, तो इस रीजन में अगर रखते हैं, और ये रीजन कौन सा बोल दिया उन्होंने, फ्लैंक रीजन है जो एब्डोमिनल साइड का काम कर रहा है, सेम ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। अगर ये पार्ट एब्डोमिनल साइड में कन्वर्ट होने वाला है उसका, तो अगर यहाँ पे हम किसको रख देंगे, सरफेस एक्टोडर्म को रख देंगे, तो क्या ये सही हो सकता है, मतलब क्या यहाँ पे आइलेंस का इंडक्शन होता है, बिल्कुल नहीं। तो इसके हिसाब से हमें ऑप्शन नंबर बी गलत देखने को मिलता है। सो 2 और 4 के अंदर बी ऑप्शन है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं हो सकता है। तो इसके हिसाब से तो फाइट दोनों ही, मतलब बचे हुए 2 ऑप्शन के अंदर है यहाँ पे। दोस्तों आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हो यहाँ पे, अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे कोई भी मतलब वहाँ पे इंसल्ट फील नहीं होगा। आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि अब मैं सही हूँ या गलत हूँ। मैंने जितना पढ़ा है तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो रहा है, बट कुछ किताबें यहाँ पे CSIR नेट के क्वेश्चंस के बारे में उन्हें ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है वहाँ पे। तो अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी के बारे में, क्या ये सही हो सकता है। इन द डेवलपिंग चिक एंड मैमलिन आई, PAX6 प्रोटीन appears to be important in making the ectoderm competent। एक्टोडर्म को कॉम्पिटेंट बनाने वाला कौन होता है, PAX6 होता है। टू रिस्पॉन्ड टू द इंडक्टिव सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल, ये सही बात है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस बात को यहाँ पे हम जूम करके निकाल देंगे, यहाँ पे अगर हम जूम करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एक दो चीज़ें यहाँ पे समझ आएगी। दैट इज अबाउट द, मान लो कि जो ग्रीन कलर था हमारे पास, ग्रीन कलर किसका पार्ट था, ग्रीन कलर पार्ट था सरफेस एक्टोडर्म का, सरफेस एक्टोडर्म के सेल से, एपिथेलियल सेल ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म। और अंदर की ओर जो रेड कलर का पार्ट था, अंदर की ओर जो रेड कलर का पार्ट था वो किसका पार्ट था, न्यूरोनल एक्टोडर्म का पार्ट था। ये किसका पार्ट था, न्यूरोनल एक्टोडर्म का पार्ट था। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या कह रहा है, सॉरी तो ऑप्शन नंबर 3 ये कह रहा है कि द डेवलपिंग चिक ऑफ एन मैमेलियन आई, PAX6 proteins appears, PAX6 protein appears to be important in making the ectoderm competent। सही बात है, ये एक्टोडर्म को कॉम्पिटेंट बनाता है। PAX6 यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो ग्रीन कलर का पार्ट है सरफेस एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म में कौन प्रोड्यूस होता है, सरफेस एक्टोडर्म में कौन प्रोड्यूस होगा, PAX6। सो PAX6 जब वहाँ पे बनता है तो वो क्या होगा, पार्ट कॉम्पिटेंट होगा। कॉम्पिटेंट पार्ट का मतलब क्या होगा, अपने सिग्नल को फिर से जो रिस्पॉन्स करके अपना फेट चेंज करवाता है उसी पार्ट को हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंट पार्ट कहेंगे, उसको ही क्या कहेंगे हम, कॉम्पिटेंट। तो इसके हिसाब से कंपिटेंस कौन हो गया फिर, PAX6 इज एन कंपिटेंस मॉलिक्यूल, और जो पार्ट है यहाँ पे सरफेस एक्टोडर्म का दैट विल बी द कॉम्पिटेंट, क्योंकि ये किसको सिग्नल मतलब किसको रिस्पॉन्स करेगा, किसके सिग्नलिंग को रिस्पॉन्स करेगा, न्यूरोनल एक्टोडर्म जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा यहाँ पे तो उसको रिस्पॉन्स करने वाले रीजन कौन सा होगा, ये ग्रीन कलर का पार्ट होगा जो उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो इसके हिसाब से ग्रीन कलर वाला पार्ट जो हो गया तो यहाँ पे उसके पास कौन है, कॉम्पिटेंट मॉलिक्यूल है वहाँ पे। सो ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्पिटेंट सिग्नलिंग आपको देखने को मिल गया। तो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे तो बिल्कुल सही जा रहा है, वो तीसरा ऑप्शन के अंदर कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आंसर ओनली सी ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में नोट कर सकते हो। अगर किसी किताब में आंसर दिया है तो उसको सच मत मानिए, आप खुद से भी थोड़ा सा स्टडी करके पता कर लीजिएगा, हो सकता है कि प्रिंट मिस्टेक भी हो सकती है किताबों के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ पैक 6। अब जिसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था वही कॉन्सेप्ट फिर से आ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ पैक 6, और हमें कौन से स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं? करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है दोस्तों। करेक्ट स्टेटमेंट को पैक 6 के बारे में हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी जो हमने इंफॉर्मेशन आपको बताई थी, तो ये पैक 6 को बनाने वाला कौन होता है? सरफेस एक्टोडर्म होता है। पैक 6 किसको बनाता है? कौन बनाता है? सरफेस एक्टोडर्म। तो सरफेस एक्टोडर्म को कॉम्पिटेंस कौन देगा? पैक 6 देगा। सरफेस एक्टोडर्म को कॉम्पिटेंस कौन बनाएगा? पैक 6, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। और यहाँ पे सरफेस एक्टोडर्म को सिग्नलिंग देने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज अबाउट न्यूरोनल एक्टोडर्म। वो जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन होता है? न्यूरोनल एक्टोडर्म का लेयर होता है। मतलब ये होगा न्यूरोनल एक्टोडर्म। ये हो गया न्यूरोनल एक्टोडर्म। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पैक 6 जनरेट कॉम्पिटेंस इन ऑप्टिक वेसिकल। मतलब अगर ये पार्ट ऑप्टिक वेसिकल का है, न्यूरोनल एक्टोडर्म किसको बनाएगा? ऑप्टिक वेसिकल को फॉर्मेशन कराएगा, ऑप्टिक वेसिकल का। तो यहाँ पे बोल रहा है पहला ऑप्शन कि पैक 6 जनरेट कॉम्पिटेंस इन ऑप्टिक वेसिकल। ये बात गलत हो रही है। पैक 6 किसका कॉम्पिटेंस कराता है? अभी हमने बोल दिया आपको, सरफेस एक्टोडर्म को कॉम्पिटेंस कराता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। अब आएंगे नीचे, तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि ए गलत है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत होगा ना। दूसरी बात, पैक 6 जनरेट कॉम्पिटेंस इन हेड एक्टोडर्म सो दैट इट कैन रिस्पॉन्ड टू इंड्यूसर फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल से रिलीज होता है तो इंड्यूसर होता है, और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होता है जो इंड्यूसर को रिस्पॉन्स करेगा, दैट इज द कॉम्पिटेंस फैक्टर। और कॉम्पिटेंस फैक्टर कौन है यहाँ पे? पैक 6। और ये कहाँ पे पाया जाता है? सरफेस एक्टोडर्म के अंदर। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आ रहा है। और बी यहाँ पे ओनली बी भी है, और यहाँ पे बी नहीं है, इसका मतलब 3 तो गलत हो गया। और यहाँ पे 2 चांस है। ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 के बारे में हम बात करेंगे। सी एंड डी को भी पढ़ लेते थोड़ा सा। ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस द लेंस फॉर्मेशन इन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द हेड एक्टोडर्म विच एक्सप्रेसेस पैक 6। सही बात है, ये बात भी सही है। हेड एक्टोडर्म के किसी भी पार्ट में कौन, मतलब ऑप्टिक वेसिकल लेंस का फॉर्मेशन इंड्यूस कराता है, बट वहाँ पे एक जरूरी कंडीशन क्या होती है कि उस पार्ट के अंदर कौन एक्सप्रेस होना चाहिए? पैक 6। पैक 6 का अगर एक्सप्रेशन होता है किसी भी पार्ट में, ये जो हेड एक्टोडर्म था हमारे पास, थोड़ी देर पहले भी हमने डायग्राम बनाया था, ये बाहर वाला जो पार्ट था और उसके अंदर भी एक पोर्शन था। बाहर वाला जो पोर्शन था हेड एक्टोडर्म का पोर्शन था। किसका पार्ट था? ये हेड एक्टोडर्म का पार्ट था। फिर ये न्यूरल ट्यूब होता है अंदर। अगर हम बाहर वाले रीजन के अंदर, सरफेस एक्टोडर्म के अंदर किसी भी सेल के अंदर अगर पैक 6 का एक्सप्रेशन करते हो और वहाँ पे न्यूरल एक्टोडर्म दैट इज अबाउट दिस ऑप्टिक वेसिकल का अगर सिग्नलिंग करते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? वहाँ पे भी कौन प्रोड्यूस हो सकता है? लेंस का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी सही हो रहा है। तो अगर बी और सी सही हो रहे हैं तो हमें कहाँ पे मिल रहे हैं दोनों ही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो रहा है दोस्तों। कल के लेक्चर में हमने इसी बात को एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज करके देख लीजिएगा। पिछला वाला जो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी हमने देख लेते, उसके हिसाब से ही हम इसको बता रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी कैसे गलत हो रहा है ये देखेंगे। लेंस फॉर्मेशन कैन आल्सो इंड्यूस बाय बीएमपी एंड एफजीएफ बी साइड पैक 6। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल लेंस के फॉर्मेशन के लिए काम करेंगे, बट किसको बाजू में रखे? पैक 6। तो पैक 6 तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। वहाँ पे बीएमपी बोन मॉर्फोजेनिक फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर दोनों रिक्वायर्ड होते हैं आई लेंस के फॉर्मेशन के लिए। बट अगर आप इसको बाजू में रखे तो काम करे तो काम होगा नहीं ना, क्योंकि ये क्या करेगा? सरफेस एक्टोडर्म के अंदर क्या करके क्रिएट कराता है? कॉम्पिटेंस क्रिएट कराता है। तो पैक 6 को बाजू में रखे आप तो ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो रहा था हमारा, ओनली बी एंड सी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर आई डेवलपमेंट इन जीनोपस। और हमें पूछे गए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करना है। फिर से वही बात, PEC6 पहला ऑप्शन, PEC6 रिस्पॉन्सिव फॉर एक्वायरिंग कॉम्पिटेंस बिकम एक्सप्रेस इन द थ्रू आउट सरफेस एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। क्या ये बात सही हो सकती है? थ्रू आउट एक्टोडर्म के अंदर वो एक्सप्रेस होता है? बिल्कुल नहीं। हमने कहा था कि PEC6 का जो एक्सप्रेशन होता है ना, एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ सरफेस एक्टोडर्म के अंदर ही वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। मान लीजिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर हम निकाल रहे थे बार बार, सरफेस एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे लेंस वेसिकल उसके कांटेक्ट में आते हैं ना, उसके रीजनल कांटेक्ट में आते हैं, वहीं पे ही सिर्फ ये क्या कर रहा था, PEC6 का एक्सप्रेशन करता है। मतलब ये पूरे पार्ट में से ये दोनों ही जगह ऐसे है जहाँ पे PEC6 का एक्सप्रेशन हो सकता है, PEC6 का एक्सप्रेशन होता है। अदर रीजन में आप अगर इन रीजन में जाओगे तो वहाँ पे PEC6 का एक्सप्रेशन होता नहीं है। और ऑप्शन क्या कह रहा है, PEC6 रिस्पॉन्सिव फॉर एक्वायरिंग द कॉम्पिटेंस बिकम एक्सप्रेस्ड इन थ्रू आउट द सरफेस एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। थ्रू आउट क्यों? इसके हिसाब से तो ए गलत जा रहा है। अब आते हैं हम 1 2 3 4 के बारे में बात करते हैं। जहाँ जहाँ पे ए है वो गलत हो जाएंगे, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया एंड फोर्थ भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा जा रहा है दोस्तों? सही ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बात करेंगे BCD करेक्ट है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पिटेंस टू रिस्पॉन्ड टू द optic vesicle inducer can be conformed on the ectodermal tissue by incubating it next to the anterior neural plate tissue। सही है। कल के लेक्चर में हम इस एक्सपेरिमेंट को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये बात हमने बहुत आसानी से वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वहाँ पर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 उसको एक्सप्लेन करेंगे। द ऑप्टिक वेसिकल अपीयर टू सीक्रेट 2 पैराक्राइन फैक्टर्स, वन ऑफ विच BMP4 कुछ पैराक्राइन फैक्टर को रिलीज कर रहा है, थोड़ा सा नियर डिस्टेंस पे जो सेल होते हैं और एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल करती है और नियर विसिनिटी के अंदर वो सेल्स होते हैं। सच टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज नोन एज द पैराक्राइन सिग्नल है। तो उनका ये कहना है कि ऑप्टिक वेसिकल अपीयर टू सीक्रेट 2 पैराक्राइन फैक्टर, एक होता है BMP4 और दूसरा कौन होगा? सेकेंड पैराक्राइन फैक्टर होता है FGF8। देखिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑप्टिक वेसिकल के जो सेल्स होते हैं अंदर वाले, न्यूरोनल एक्टोडर्म जो अंदर की ओर होता है, यहाँ पे उसके जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। ऑप्टिक वेसिकल के सेल क्या कर रहे हैं? 2 पैराक्राइन फैक्टर को रिलीज कर रहे हैं। 2 पैराक्राइन फैक्टर, एक होगा BMP4 पैराक्राइन फैक्टर और दूसरा कौन होता है? FGF, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर टाइप 8 का हो रहा है। ये 2 पैराक्राइन फैक्टर यहाँ पे। अब ये 2 पैराक्राइन फैक्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पे बोलेंगे। तो BMP4 प्रोटीन दैट रिसीव्ड बाय द लेंस सेल्स एंड इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ SOX2 ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर। मतलब लेंस के जो सेल्स है, सरफेस एक्टोडर्म से क्या बनेगा? लेंस बनेगा। अब ये लेंस के जो सेल्स है इस पैराक्राइन सिग्नलिंग फैक्टर को रिस्पॉन्ड करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? वहाँ पे SOX2 को प्रोड्यूस करेंगे। किसको प्रोड्यूस करेंगे? SOX2। कौन होता है एक? ये होता है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर होता है। ये कौन होता है? एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर। किसी और जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए इस प्रोटीन की जरूरत होती है, ताकि उसी हिसाब से हम इसे क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर। सो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? BMP4 का सिग्नलिंग से कौन प्रोड्यूस हो रहा है? SOX2। अगर पूछा जाए आपको BMP2 किसका मॉलिक्यूल है? BMP2 ये ऑप्टिक वेसिकल का मॉलिक्यूल है। ये किसका मॉलिक्यूल है? ऑप्टिक वेसिकल, जिसे कौन बना रहा है? न्यूरोनल एक्टोडर्म। न्यूरोनल एक्टोडर्म बनाता है। और SOX2 किसका मॉलिक्यूल है? अगर ऐसा पूछा जाए तो ये लेंस का है। और लेंस कहाँ से आता है? सरफेस एक्टोडर्म से आएगा। ये कहाँ से आएगा? सरफेस एक्टोडर्म से आने वाला ये जो पार्ट होता है, सरफेस एक्टोडर्म से आने वाला ये पार्ट है। तो BMP4 एंड SOX2 दोनों को भी आप मतलब अच्छी तरह से याद रखो। फिर
और एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वहाँ पे, जो कौन रिलीज कराता है, न्यूरोनल एक्टोडर्म यानी कि ऑप्टिक वेसिकल, उसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर टाइप 8। ये किस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कराएगा, ये और एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कराएगा जिसका नाम है एलमैफ। जिसका नाम क्या है, एलमैफ। ये एलमैफ को एक्टिवेट कराएगा, एलमैफ को एक्टिवेट कराएगा। और BMP4 किसको एक्टिवेट करेगा, SOX2 को एक्टिवेट करेगा। तो ये ऐसा हो सकता है वहाँ पे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ रहा है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है। तो ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं। बट इस दोस्तों इस बार दोनों चीज़ों को याद रखिए। BMP4 रिलीज फ्रॉम एक पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ऑप्टिक वेसिकल उसको रिलीज कर रहा है, और उसको रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है, लेंस। और लेंस उसके रिस्पॉन्स में किसको प्रोड्यूस कर रहा है, SOX2 को प्रोड्यूस कर रहा है। जब FGF8 रिलीज होगा ऑप्टिक वेसिकल से, तो लेंस से कौन बनेगा वहां पे, एलमैफ प्रोटीन बनेगा, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर है। नाउ ऑप्शन नंबर डी, द कॉम्बिनेशन ऑफ PAX6, SOX2 and LMAF in the ectoderm is needed for the production of lens and the activation of lens specific gene such as 6 क्रिस्टालिन। सही बात है। लेंस को देखिए, लेंस को अगर ट्रांसपेरेंट होना है, लेंस जब ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, तो ये ट्रांसपेरेंसी कौन देता है, एक प्रोटीन होता है वहाँ पे जिसका नाम है क्रिस्टालिन प्रोटीन। तो क्रिस्टालिन प्रोटीन के जीन को एक्टिवेट करना लेंस बनने के बाद जरूरी होता है ना। तो उसके हिसाब से वहाँ पे कौन कौन काम करते हैं, PAX6 का भी रोल आएगा, ये तो लेंस बनाने के लिए काम आएगा। उसके बाद SOX2 ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर, एलमाफ वो भी एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर है। सो लेंस एक्टोडर्म में ये बनते हैं और ये क्या करेंगे, लेंस को ट्रांसपेरेंट बनाने में काम आती है। और ट्रांसपेरेंट बनाना है अगर लेंस को, तो कौन काम में आता है, एक प्रोटीन जिसका नाम क्या है, क्रिस्टालिन। तो एक जो प्रोटीन बन रहा है ना, इसका कोई मतलब जीन सीक्वेंस होगा, उस जीन को एक्टिवेट करने के लिए कौन लगते हैं, SOX2 एंड एलमाफ लगते हैं। SOX2 एंड एलमाफ किसके लिए लग रहे हैं हमें, लेंस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, तो उस प्रोटीन का जीन एक्टिवेशन करने के लिए हमें एलमैफ एंड SOX2 प्रोटीन का जरूरी होता है वहाँ पे। दैट प्रोटीन इज नोन एज अ क्रिस्टलिन, दैट प्रोटीन इज नोन एज अ 6 क्रिस्टलिन। तो ये बात भी सही होती है। तो वहाँ पे B, C एंड D दीज आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन है दोस्तों, पर आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे पूरे चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनको याद रखिए। और ऐसे क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं CSR के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, with respect to the development of any organism, conditional specification would result in which type of development? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर किस टाइप का ग्रोथ, मतलब आपको डेवलपमेंट दिखाई देता है। हमने 3 स्पेसिफिकेशन देखे थे दोस्तों कमिटमेंट के अंदर। पहला था ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, दूसरा था कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड तीसरा था सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में कौन सा ग्रोथ होता है, मोजाइक ग्रोथ होता है। और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में कौन सा ग्रोथ होता है, रेगुलेटिव ग्रोथ होता है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर रेगुलेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, ये बात हमेशा याद रखें। रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहाँ पे मिलेगा हमें, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। एंड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन मोजाइक डेवलपमेंट। सिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन है, तो ये तो हो नहीं सकेगा। ये भी कट गया, डेफिनेटिव ये भी कट गया। यहाँ पे कौन आएगा, सही ऑप्शन कौन सा आएगा, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन रहा है यहाँ पे। तो आइए इसको समझाने की कोशिश करेंगे। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होते क्या है कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन ये क्या होता है एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में पहले ही हमने एक लेक्चर बनाया है, प्लीज़ करके आप उसको देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा यहाँ पे। फिर भी मान लो कि हमारे पास कोई एक फ्रॉग का अर्ली एम्ब्रियो है, यहाँ पे मान लो कि कुछ सेल्स है,
अब इस पूरे सेल का एक पर्टिकुलर फेट होगा, आगे जाके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अगर हम यहाँ से कुछ सेल्स को रिमूव कर देंगे, मान लो कि यहाँ से कुछ 4 सेल्स हमने बना दिया, और ये जो 4 सेल्स है, मान लो कि ये एक्टोडर्म का फॉर्मेशन में काम आने और ये एंडोडर्म के फॉर्मेशन के लिए काम करते थे। पर अगर इस अर्ली एम्ब्रियो से अगर हम इनको आइसोलेट करते हैं, इनको हम अगर आइसोलेट करते हैं, ये क्या बनाएगा, आइसोलेशन के बाद भी ये क्या बनाएगा, जो इसका ओरिजिनल फेट था उसको ही बनाएगा ना, ये अपने फेट को भूलता नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जो सेल्स यहाँ से नॉर्मल एम्ब्रियो से चली गई है, उसका स्ट्रक्चर जो पीछे रही वाली सेल है ना, वो कंप्लीट नहीं करेंगे। जो सेल्स पीछे है वो उनका जो सेल्स चले गए उनका फंक्शन वो कंप्लीट नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे जो हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, दैट इज अबाउट द इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज शोन बाय द मोजाइक डेवलपमेंट। उसको ही हम सीधे तरह से क्या कह सकते हैं, मोजाइक डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ऑटोनॉमिक स्पेसिफिकेशन के, और उसके विपरीत और भिन्न कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो वहाँ पे अर्ली एम्ब्रियो से अगर हम कुछ सेल्स वहाँ पे निकाल भी देते हैं, मान लो कि अर्ली एम्ब्रियो से कुछ सेल्स हम यहाँ पे निकाल देंगे, तो जो सेल्स चली गई है वो सेल्स जाने के बाद जो अर्ली एम्ब्रियो होता है ना, वो नॉर्मली प्रोड्यूस होता है, वो इनकम्प्लीट डेवलप नहीं होता, वो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। क्यों, क्योंकि जो सेल्स पीछे रहती है ना, वो सेल क्या करेंगे, जो सेल्स चली गई है उनका काम भी वो पीछे वाले सेल्स कर देते हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। ऐसा होने का कारण अगर आप पूछते हो तो यहाँ पे एक ही रीजन हम बता सकते हैं, ड्यू टू द सेल सेल सिग्नलिंग। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, सेल टू सेल सिग्नलिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, सेल टू सेल सिग्नलिंग। मतलब यहाँ से जो सेल्स चली गई है और जो सेल्स पीछे रिमेनिंग है, बाकी के सेल्स क्या करेंगे, वो पीछे रिमेनिंग सेल्स को एक दूसरे को सिग्नलिंग करेंगे और ये बताएंगे जो चले गए ना उनका टेंशन नहीं लेना है, उनका काम हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हमारा पहला ही वीडियो है इसके ऊपर, कंडीशनल एंड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के ऊपर, आप देख सकते हो दोस्तों। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर सेल सेल सिग्नलिंग नहीं होती है। अगर सेल सेल सिग्नलिंग वहाँ पे होती तो टोटल पोटेंशियल एबिलिटी होती, मोजाइक डेवलपमेंट आपको कभी देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो होता है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, जो सेल का फेट डिटरमाइन करता है। मतलब अगर यही निकल जाए तो पिछले वाली सेल्स को ये नहीं मिलेगा ना, तो वो अपना मतलब जो काम होना चाहिए वहाँ पे वो तो नहीं बना पाएंगे, जो स्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो नहीं बना सकते। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ रहा है दोस्तों। अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो प्लीज़ करके पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आएगा और वो भी बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Certain protein on mRNA that are regionally localized within the unfertilized egg and regulate the development are called as। unfertilized egg के अंदर कोई एक मॉलिक्यूल है, दैट इज द आइदर वो प्रोटीन होगा या कोई mRNA होगा, और जो क्या करता है, रीजनली लोकलाइज एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर अनफर्टिलाइज एग के अंदर मिलेगा, और जो डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज ए साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। ये सीधा सीधा डेफिनेशन दिया हुआ है, किसका, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट का ये डेफिनेशन है। तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट अभी हमने बोला था किसके बारे में, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर। सो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन जो टूनिकेट, मोलुस, एनिलिड के अंदर हमें देखने को मिलता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। तो ये जो होता है ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट से होता है। यहाँ पे मतलब mRNA एंड प्रोटीन ये जीन रेगुलेटर है ऐसा भी कुछ नहीं है, मॉर्फोमेट्रिक डिटर्मिनेंट है ऐसा भी नहीं है, या मोजाइक फॉर्मिंग फैक्टर हाँ हो सकता है, बट इसको सीधा मोजाइक फॉर्मिंग फैक्टर के वजह से मतलब सीधा नहीं बोल सकते उसको, पर ये मोजाइक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम वहाँ से उस कुछ सेल्स को अर्ली एम्ब्रियोनिक के अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो, अदरवाइज साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट ये काम नहीं करेगा ऐसा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर। आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन।
और अगले वाले क्वेश्चन में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, cell to cell communication is important in development of an organism. The ability of cell to respond to a specific inductive signal is called as, that is known as a competence. हम इसकी क्या कह सकते हैं, कॉम्पिटेंस कह सकते हैं दोस्तों। देखिए कॉम्पिटेंस का सीधा साधा डेफिनेशन ही है, इसको ही हम क्या कह सकते हैं, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस सेल टू सेल कम्युनिकेशन के दौरान जब सेल डेवलपमेंट के लिए सेल का मतलब सेल टू सेल कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है। जब किसी सेल का इंडक्टिव सिग्नल को रिस्पॉन्स करना होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंस कहते हैं। मतलब क्या है कि न्यूरोनल एक्टोडर्म जब सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा था तो सरफेस एक्टोडर्म उसको क्या कर रहा था, रिस्पॉन्स कर रहा था। तो उसी रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंस। क्योंकि उस मतलब वहाँ पे कॉम्पिटेंस फैक्टर जो प्रोड्यूस हो रहा था PAX6, तो उस मतलब तो वही रिस्पॉन्सिबल था आइलैंड्स के फॉर्मेशन के लिए ऑन द सरफेस एक्टोडर्म। सो जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो सेल सिग्नलिंग की यूनिट में हम बात करेंगे। इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, ये अलग सी बात है। रीजनल स्पेसिफिसिटी के बारे में अगले क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन हम ले लेंगे यहाँ पे, दैट इज अबाउट द जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। और जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग को ही हम क्या कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग भी कह सकते हैं। दैट इज नोन एज अ कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जो क्या हो सकता है कि सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज नोन एज जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। इस सिग्नलिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, मान लो कि कोई ए सेल है और दूसरा कोई एक बी सेल है, तो इसका मॉलिक्यूल अगर कोई एक लिगैंड मॉलिक्यूल है और इसका कोई एक रिसेप्टर है, दोनों एक दूसरे के साथ जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पे कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मतलब सिग्नलिंग होती है, ए सेल बी सेल को सिग्नल दे रहा है, तो इस टाइप ऑफ सिग्नलिंग को हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पे जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कह सकते हैं। दिस इज नोन एज अ जुक्स्टाक्राइन सिग्नल। जब मेम्ब्रेन एंड रिसेप्टर के बीच, मेम्ब्रेन लिगैंड एंड रिसेप्टर के बीच में हो, जैसे कि डेल्टा नॉच सिग्नलिंग इज एग्जांपल ऑफ डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। डेल्टा नॉच जो हम आगे भी बात करेंगे, सिग्नलिंग इज अ काइंड ऑफ जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में नियर विसिनिटी के जो सेल्स होते हैं ना, डायरेक्ट एक दूसरे को कांटेक्ट में आ सकते हैं। मतलब वहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शंस के बारे में, हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होते हैं। कम्युनिकेटिंग जंक्शन जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म एक दूसरे को डायरेक्टली क्या कर दिए, कुछ प्रोटीन के सहारे से जोड़ दिए जाते हैं। सो सच ए कम्युनिकेटिंग जंक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। बट ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सही जवाब तो क्या होगा, वहाँ पे कॉम्पिटेंस होगा। इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन इज अ टाइप ऑफ, कल के लेक्चर में देखा था, इंडक्शन दो टाइप का होता है, परमिसिव एंड इंटरेक्टिव। सो मतलब इंटरेक्टिव नहीं, इंस्ट्रक्टिव। अगर कोई एक सेल दूसरे सेल को डेवलपमेंट के लिए इंस्ट्रक्ट करता है वहाँ पे कि आपको इस टाइप के फिट में डेवलप होना है, वहाँ पे इस टाइप का इंस्ट्रक्शन अगर मिलता है वहाँ पे, सो दैट इज नोन एज अ इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। दैट इज नोन एज अ इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन या इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन भी कह सकते हो आप वहाँ पर। उसके बाद रीजनल स्पेसिफिसिटी के बारे में अब बात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इन चिक डेवलपमेंट ऑफ विंग के फिदर डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, विंग फिदर, देन थाई फिदर एंड क्लॉज डिपेंड ऑन द एपिथेलियल सेल स्पेसिफिसिटी। देखिए कि चिक के डेवलपमेंट के दौरान जब उसके फिदर बनते हैं, विंग फिदर या उसके थाई फिदर बनते हैं या उसके जो क्लॉज होते हैं ना, वो जो बनते हैं, वो किसका स्पेसिफिकेशन होता है, एपिथेलियल सेल का स्पेसिफिसिटी होता है। तो उसके बाद पूछा गया है कि कॉन्फर्ड बाय इंडक्शन फ्रॉम द मेसेंकाइमल कंपोनेंट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द डर्मिस दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। ये मतलब क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, ये मतलब ये जो हो रहा है तो इसका क्या मतलब निकाल सकते हो। यहाँ पे सीधी बात ये है कि डर्मिस से कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, किसको जा रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स को जा रहे हैं। और एपिथेलियल सेल मतलब कोई एक सेल है, तो उसके बाद ए सेल दूसरे एक स्ट्रक्चर को सिग्नल कर रहा है और ये सिग्नल अलग अलग पार्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ये अलग अलग पार्ट में क्या हो रहा है, वहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो पार्ट है वहाँ पे, ये हो सकता है विंग का फिदर हो, ये किसका फिदर हो, विंग का, ये किसका फिदर हो, थाई का फिदर का स्ट्रक्चर बन रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लॉज बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लॉज।
तो ये मतलब एक पर्टिकुलर इपिथेलियल स्पेसिफिसिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इपिथेलियल स्पेसिफिसिटी। सो यहाँ पे मतलब एक ही पर्टिकुलर रीजन से अगर कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे डिफरेंशियल स्ट्रक्चर वहाँ पे बनना शुरू होता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं वहाँ पे, दैट इज ड्यू टू द रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। मतलब ये जो पार्ट था यहाँ पे ये किस पार्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको अगर सिग्नल मिलता है यहाँ से सिग्नल मिलता है और ये पार्ट कहाँ से मतलब किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, विंग फीदर में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद इतना जो पार्ट था वहाँ पे, ये जो पार्ट था रिमेनिंग मतलब ये जो पार्ट था वहाँ पे ग्रीन कलर से हम जिसको डिनोट कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो गया थाई फीदर के अंदर, किसके अंदर, थाई फीदर के अंदर। उसके बाद इस पार्ट को अलग से सिग्नलिंग मिल गई और ये पार्ट किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो तीसरा पार्ट है हमें पता है कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लॉज के अंदर। मतलब एक ही एरिया में मतलब एक ही टिश्यू के अंदर अलग अलग फेट अगर डिटरमाइन हो रहा है सेल का, तो ऐसा होने का कारण क्या होता है वहां पे, रीजनल स्पेसिफिसिटी होता है ड्यू टू द इंडक्शन, दैट इज ड्यू टू द रीजनल स्पेसिफिसिटी एंड ड्यू टू द इंडक्शन हो सकता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड। रिसेप्टर एक्टिवेशन बाय हार्मोन नहीं हो सकता, इनएक्टिवेशन ऑफ जेनेटिक इंटरेक्शन, अगर जेनेटिक इंटरेक्शन से इनएक्टिवेट होता तो क्या ये विंग, थाई फीदर या क्लॉज बनाता, नहीं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो रहा है। रिसेप्टर एक्टिवेशन बाय हार्मोन, हार्मोन का कोई आपको दिया ही नहीं है यहाँ पे रोल। ऑटोक्राइन इंटरेक्शन नहीं है, खुद का खुद इंटरेक्शन नहीं है, एक सेल मतलब एक पर्टिकुलर टिश्यू दूसरे टिश्यू को क्या कर रहे हैं वहाँ पे, सिग्नल दे रहे हैं, ये अपने आप की खुद की सिग्नलिंग नहीं है जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में हमको देखने को मिलते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में होता क्या है कि कोई सेल एक सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा, फिर यही सिग्नल मॉलिक्यूल जो रिलीज हुआ है ना अपने सेल के रिसेप्टर के ऊपर क्या करेगा, जाके बाइंड करेगा और सेल क्या होगा वहाँ पे फिर से एक्टिवेट होगा। तो ऐसे हमें कैंसरस के अंदर देखने को मिलता है, ड्यूरिंग द कैंसरस ग्रोथ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे कोई ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हम बता रहे हैं ना आपको कि ये कोई सेल दूसरे कुछ टिश्यू को सिग्नल कर रहा है, तो यहाँ पे ऑटोक्राइन थोड़ी ना होगा ये। सो इसके हिसाब से कौन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 भी वहां पे गलत हो सकता है। सो रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इफ सेल हैज कमिटेड टू पर्टिकुलर फेट, अगर सेल किसी पर्टिकुलर फेट के लिए क्या हो रहा है, कमिट हो रहा है, सेल अगर कुछ पर्टिकुलर फेट के लिए कमिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेल क्या हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा। जब सेल पहले डिटरमाइन होगा उसके बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा वहां पे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज अबाउट द डिटर्मिनेशन, दैट इज अबाउट द डिटर्मिनेशन। सेल क्या हो रहा है यहाँ पे, डिटरमाइन हो रहा है, डिटर्मिनेशन के बाद क्या हो सकता है वहां पे, डिफरेंशिएशन। ना ये सेल प्लुरिपोटेंट ना टोटिपोटेंट, कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्या हो रहा है वहां पे, सेल डिटरमाइन हो रहा है। सेल क्या हो रहा है यहाँ पर्टिकुलर फेट के लिए अगर सेल डिटरमाइन होता है, मतलब पर्टिकुलर फेट के लिए सेल अगर कमिट होता है दैट इज नोन एज कमिटमेंट ऑफ ए सेल फॉर अ पर्टिकुलर फेट इज नोन एज अ डिटर्मिनेशन, ये इसका डेफिनेशन ही है। डिफरेंशिएशन का मतलब थोड़ा सा अलग होगा कि एक टाइप ऑफ मतलब एक सेल अगर डिवाइड होता है और अलग अलग टाइप के सेल्स अगर वहां पे बनते हैं और वो फाइनल होता है उसका फेट, दैट इज नोन एज अ डिफरेंशिएशन, दैट इज नोन एज डिफरेंस। जैसे कि हमारे स्किन के सेल्स, हमारे हेयर के सेल्स या हमारे नेल के जो सेल्स होते हैं, दिस आर द डिफरेंट, बोन मानो, नर्वस सिस्टम के मानो या कोई भी जो बॉडी का जो डिफरेंट ऑर्गन्स का सेल होता है ना, दिस आर द डिफरेंशिएटेड। पर हमें डिफरेंशिएशन के बारे में पूछा ही नहीं है, हो सकता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होकर किसको आंसर करें, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है, हमें सिर्फ डेफिनेशन पूछा है किसका, डिटर्मिनेशन का। सो कमिटमेंट अगर इरिवर्सिबल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन कहते हैं। कमिटमेंट अगर कैसे होता है, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल कमिटमेंट दैट इज नोन एज, इरिवर्सिबल कमिटमेंट इज नोन एज डिटर्मिनेशन एंड रिवर्सिबल कमिटमेंट इज नोन एज अ स्पेसिफिकेशन। अगर यही प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल, तो ये क्या होगा, स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन, ये हो सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9।
गिवन आर सर्टेन फैक्ट विच डिफाइन डिटर्मिनेशन ऑफ ए डेवलपिंग एम्ब्रियो। कौन से फैक्ट जो ऑप्शन में दिए जो डिटरमाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्ब्रियो के डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहला ऑप्शन, सेल हैज मेड अ कमिटमेंट टू अ डिफरेंशिएशन प्रोग्राम। डिटर्मिनेशन कब कंप्लीट होता है? जब सेल क्या होता है, डिफरेंशिएशन होने लगती है। सही बात है ये। सो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है क्योंकि ये सीधा सीधा डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन या डिटर्मिनेशन। हमने पहले बोल दिया था क्योंकि पहले सेल डिटरमाइन होती है उसके बाद डिफरेंशिएट हो जाते हैं। सो सेल हैव मेड अ कमिटमेंट टू अ डिफरेंशिएशन प्रोग्राम दैट इज नोन एज डिटर्मिनेशन, दैट इज नोन एज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को ये चीज मतलब शो कर सकती है। पहला ऑप्शन तो राइट हो रहा है यहाँ पे, पहला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, राइट होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में, और हमें किसको ध्यान में रखना है, डिटर्मिनेशन को। ऑप्शन नंबर बी, फेज वेयर स्पेसिफिक बायोकेमिकल एक्शन ऑकर इन एम्ब्रियोनिक सेल। नहीं, ये डिटर्मिनेशन में होता है ऐसे नहीं। हाँ, स्पेसिफिकेशन में भी बायोकेमिकल एक्शन हो सकता है। डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाली चीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो बी गलत हो रहा है यहाँ पे, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, और जहां जहां पे बी है वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो रहा है। अब बात करें, मतलब ये तो हमारा राइट था, तो इसके हिसाब से 2 ऑप्शन होने की संभावना है यहाँ पे। अब बात करेंगे सी के बारे में। द सेल कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंशिएशन। कैन नॉट क्यों भाई, डिटरमाइन हो गया तो किसको रिस्पॉन्स करेगा, डिफरेंशिएशन को रिस्पॉन्स करता है, पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता है। और ये कैन नॉट बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, सी गलत हो गया। अगर सी गलत होता है तो 2 भी गलत हो गया, एक तो पहले गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया। तो सही जवाब क्या आएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। डी के बारे में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको आपका आंसर मिल गया यहाँ पे। फिर भी पढ़ लेते हैं। अ फेज वेयर इंडक्टिव सिग्नल ट्रिगर सेल डिफरेंशिएशन। अ फेज वेयर इंडक्टिव सिग्नल ट्रिगर सेल डिफरेंशिएशन। नहीं, ये डिफरेंशिएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडक्टिव सिग्नल डायरेक्टली डिफरेंशिएशन को नहीं करा सकता, पहले डिटर्मिनेशन होना चाहिए ना। पहले क्या होना चाहिए वहां पे, डिटर्मिनेशन। इंडक्टिव सिग्नल डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करा सकता, उसके पहले सेल क्या होना जरूरी है, डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है वहां पे। तो इसके हिसाब से डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही ऑप्शन था वहां पे, दैट इज अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन। सो इसके हिसाब से ओनली ए इज अ राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, question number 10. Lens formation requires sequential event whereby the anterior neural plate signal the anterior ectoderm to promote secretion of PAC6, which render the anterior ectoderm more receptive to the secretion from the optic vesicle. Okay, the above can be best explained by which of the following phenomenon. मतलब क्या है, यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से तो 2 ही चीजें हो रही है। पहला जो पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, मान लीजिएगा कि ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, ऑप्टिक वेसिकल का पार्ट है, या ऑप्टिक वेसिकल का पार्ट है ये पार्ट। और दूसरा पार्ट मान लीजिए यहाँ पे जो कौन है, सरफेस एक्टोडर्म है। कौन है ये, सरफेस एक्टोडर्म है। एक हो रहा है ऑप्टिक वेसिकल और दूसरा हो रहा है सरफेस एक्टोडर्म। और ये वाला जो पोर्शन है पहला वाला, दैट इज द ऑप्टिक वेसिकल। ऑप्टिक वेसिकल कहाँ से आता है, ये न्यूरोनल एक्टोडर्म से आता है, न्यूरोनल एक्टोडर्म से होता है ऑप्टिक वेसिकल। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो यही बात हो रही है, एक सेल दूसरे सेल को क्या कर रहा है, सिग्नलिंग भेज रहा है, और दूसरा सेल उसको रिस्पॉन्स करके खुद का फेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो फेट चेंज करने के पहले वहां पे कोई केमिकल बनना जरूरी होता है जिसका नाम क्या है, PAC6। अगर PAC6 रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे सरफेस एक्टोडर्म के अंदर,
या हेड एक्टोडर्म कह सकते हो आप। तो यहाँ पे अगर PAX6 है रिप्रेजेंट, तो दैट इज नोन एज अ कॉम्पिटेंस। ये कौन फैक्टर है? कॉम्पिटेंस फैक्टर है। और ये क्या था? इंडक्शन था। ये क्या था? इंडक्टिव सिग्नलिंग थे, इंडक्शन था। तो यहाँ पे इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आना चाहिए? देखिए इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आना चाहिए? इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस, लास्ट ऑप्शन। दिस इज द, जो भी यहाँ पे बोल दिया यहाँ, तो दैट इज अबाउट द इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। सो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब जो जाएगा, तो दैट इज अबाउट ऑप्शन नंबर 4। इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन ओनली नहीं, इंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है एंड परमिसिव भी हो सकता है। इंडक्शन हमेशा इंस्ट्रक्टिव हो सकता है, इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन होता है, पर यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दिख रहा है ना, तो कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होगा? फर्स्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इपिथेलियल इपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन नहीं, वो कब फॉर्म होते हैं? इपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन हमें पता है कि ड्यूरिंग द कॉर्निया डेवलपमेंट। कहाँ पे? कॉर्नियल डेवलपमेंट में हमने बोला था मेसेनकाइमल न्यूरल क्रेस्ट ट्रांसफर होता है वहां पे। परमिसिव इंटरेक्शन ओनली परमिसिव नहीं, परमिसिव थोड़ा सा अलग होता है, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा प्लीज दोस्तों। परमिसिव इंटरेक्शन में क्या होता है कि जब एक सिग्नल दूसरी सेल को सिग्नल करती है, तो दूसरी सेल रिस्पॉन्स करने के पहले अपने इन्वायरमेंट को पूछती है क्या मैं इसको रिस्पॉन्स करूं, तो इसका मतलब क्या है? वो परमिशन मांगते हैं। सो दैट इज नोन एज अ परमिसिव इंटरेक्शन। पर यहाँ पे परमिसिव इंटरेक्शन वाला कोई चीज है ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। जो बातें तो सीधे सीधे, और इन सीधी बातों का एक ही मतलब निकल के आ रहा है, दैट इज अबाउट द इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस, ये दो ही बातें यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग लेंस फॉर्मेशन इन द xenopus द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन प्रपोज्ड। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे गलत होंगे ये हमें बोलना है, और फाइनली हमें क्या करना है? करेक्ट आंसर्स को ढूंढना है यहाँ पे। देखिए पहला ऑप्शन, लेंस इंडक्शन कैन बी अचीव्ड इन द अब्सेंस ऑफ ऑप्टिक वेसिकल आफ्टर प्राइमिंग ऑफ द हेड एक्टोडर्म बाय द एंटीरियर न्यूरल प्लेट। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला ऑप्शन तो रॉन्ग जा रहा है। बिना ऑप्टिक वेसिकल के वहां पे कौन नहीं बन सकता? लेंस का फॉर्मेशन या इंडक्शन नहीं हो सकता वहां पे। सो ये ऑप्शन बोल रहा है कि इन अब्सेंस ऑफ, किसके अब्सेंस में? ऑप्टिक वेसिकल के अब्सेंस में भी वहां पे लेंस का इंडक्शन हो रहा है। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्टिक वेसिकल जहां से आ रहा है वो पार्ट कौन सा था? न्यूरोनल एक्टोडर्म। और न्यूरोनल एक्टोडर्म हमें पता है कि कौन सा सिग्नलिंग करता है? इंडक्टिव सिग्नलिंग करता है वहां पे। कौन सा सिग्नलिंग? इंडक्टिव सिग्नलिंग। और वो सिग्नल कौन रिसीव करता है? सरफेस एक्टोडर्म। और वहां पे क्या होना शुरू होता है? PAX6 का फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस फैक्टर, और उसके बाद लेंस का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 गलत जा रहा है। जिस ऑप्शन में भी आपको करेक्ट ढूंढना है यहाँ पे, जिस ऑप्शन में भी ए आ रहा है तो वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ए गलत है ना ऊपर वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 वैसे भी गलत हो जाएंगे। अब बारी है हमारे पास ऑप्शन ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब CBD के बारे में भी हमें ढूंढना है। दूसरा ऑप्शन, द ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस द प्रिजम्पटिव ट्रंक एक्टोडर्म टू फॉर्म द लेंस। भाई लेंस के फॉर्मेशन के लिए प्रिजम्पटिव लेंस को एक्टिवेट कीजिए ना। लेंस के फॉर्मेशन के लिए किसको एक्टिवेट कीजिए? प्रिजम्पटिव लेंस को एक्टिवेट कीजिए सरफेस एक्टोडर्म के। आप प्रिजम्पटिव ट्रंक को एक्टिवेट नहीं करा सकते ना, ये अलग सा स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वहां पे लेंस का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी भी गलत जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में बी था, इसके हिसाब से ये भी गलत हो गया, और हमें सीधे सीधे कौन मिल गया? हमारे क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे मिल गया दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर सी एंड डी को। ओनली द हेड एक्टोडर्म कैन रिस्पॉन्ड to direct signal
फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल टू फॉर्म द लेंस, ये बात भी सही है। जितना पार्ट हेड एक्टोडर्म में आता है सरफेस एक्टोडर्म का, वही पार्ट क्या होता है, ऑप्टिक वेसिकल को रिस्पॉन्स करता है ड्यूरिंग द लेंस फॉर्मेशन। तो इसके हिसाब से सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर डी, द एंटीरियर न्यूरल प्लेट प्राइम्स द हेड एक्टोडर्म वाया BMP4 एंड FG8 प्रायर टू द सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल, ये बात भी सही है, ये बात भी सही हो रही है। तो इसके पहले हमने बोल दिया था कि BMP4 एंड FGF8, BMP4 लेंस में किसको एक्टिवेट करेगा, SOX2 को एक्टिवेट करेगा, किसको, SOX2 को, और FGF8 किसको एक्टिवेट करेगा, LMAF को एक्टिवेट करेगा, LMAF फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। और ये दोनों मिलके SOX एंड MAF1, दीज आर द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर्स। तो एक प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जो जीन काम करता है ना, दैट इज ऑफ द क्रिस्टालिन, 6 क्रिस्टालिन को एक्टिवेट करेंगे, 6 क्रिस्टालिन। तो इसके हिसाब से लेंस क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। क्रिस्टालिन बनने के बाद लेंस का क्या होता है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी बनने लगता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसके हिसाब से द एंटीरियर न्यूरल प्लेट प्राइम्स द हेड एक्टोडर्म वाया BMP4 एंड FG8 प्रायर टू द सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। तो इसका ये कहना है कि ऑप्टिक वेसिकल का सिग्नल के पहले न्यूरल प्लेट से कौन रिलीज होता है, वहां पे BMP4 एंड FGF8। बिफोर द ऑप्टिक वेसिकल से जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होता है ना, जैसे कि SOX2 वहां से रिलीज हो रहा है, उस नहीं SOX2 भी नहीं कह सकते, मतलब जो भी कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहा है और सरफेस एक्टोडर्म को सिग्नल कर रहा है, उसके पहले वहां से कौन रिलीज होते, BMP4 बोन मॉर्फोजेनिक फैक्टर 8 एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर BMP4 एंड FGF8 वहां से रिलीज होते हैं सरफेस एक्टोडर्म के ऊपर, उनके रिसेप्टर होते हैं वहां पे। और एक किसके फॉर्मेशन के लिए बोल दिया हमने, क्रिस्टलिन के फॉर्मेशन के लिए ये काम हो सकता है वहां पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, in amphibians when due to the some injury the eye lens is damaged। amphibians के अंदर मान लो कि कोई लेंस इंजुरी हो गया, आईज इंजुरी हो गया, और वहां पे मान लो कि कौन डैमेज हो गया, लेंस डैमेज हो गया। द फुली डिफरेंशिएटेड आइरिस सेल्स, वहां पे जो फुली डिफरेंशिएटेड आइरिस सेल थे कैन रीजनरेट लेंस, क्या वो फिर से किसको फॉर्मेशन करेगी, लेंस का फॉर्मेशन करा सकते हैं क्या, ऐसा पूछा है आपको। सो इट इज अचीव थ्रू द पॉसिबल प्रोसेसेस, आपको पूछा गया है कि वहां पे कैसे ये हो सकता है, और हमें करेक्ट ऑप्शंस को ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें करेक्ट ऑप्शंस को ढूंढना है। देखिए पहले तो एक बात करेंगे हम, मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक इसका स्ट्रक्चर होता है, लेंस का स्ट्रक्चर होता है, और लेंस के स्ट्रक्चर को पकड़े हुए ऊपर कुछ मसल्स होते हैं, दैट इज द सिलियरी बॉडी एंड सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वहां पे। और उसके आगे वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये आगे वाला स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ आइरिस, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ आइरिस। यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट का स्ट्रक्चर, और उसके एंटीरियर साइड में कौन होता है, आइरिस का स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन यही पूछा गया है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है ना, सिलियरी बॉडी का स्ट्रक्चर आएगा, किसका स्ट्रक्चर आएगा, और पोस्टीरियर रीजन, ये एंटीरियर पार्ट होगा, ये आइज का कौन सा पार्ट होगा, एंटीरियर पार्ट। और जब ये पार्ट पोस्टीरियर रीजन में जाएगा, किस रीजन में जाएगा, ऐसा पीछे वाले साइड में चला जाएगा, पीछे वाले साइड में, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्लेरा कह सकते हैं, आई एम सॉरी कोरोइड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, कोरोइड। तो आगे जो पार्ट यहाँ पे बनाया है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, आइरिस। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ये लेंस लेंस डैमेज होता है, तो क्या ये आइरिस इस लेंस का फॉर्मेशन कराएगा, अगर कराता है तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कौन से पॉसिबल मैकेनिज्म से ये अचीव होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको ढूंढते हैं। आइरिस सेल थ्रू सम सिग्नलिंग अंडरगो द डी डिफरेंशिएशन एंड ट्रांस डिफरेंशिएशन इनटू द लेंस सेल्स टू रीजनरेट द लेंस। इनटू आई होना चाहिए, नहीं लेंस करेक्ट है। ट्रांस डिफरेंशिएट किस में हो सकते हैं, वो लेंस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है यहाँ पे।
मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे लेंस को हम डैमेज कर देते हैं तो आइरिस के सेल पहले क्या हो जाएंगे, मतलब उनमें तो डिफरेंशिएशन हुआ होता है, पहले डिफरेंशिएशन से वो डिफरेंशिएट स्टेज की स्टेज में जाएंगे, डी डिफरेंशिएशन स्टेज में जाएंगे। पहले तो कौन से स्टेज में जाएंगे, डी डिफरेंशिएशन स्टेज में जाएंगे। डी डिफरेंशिएशन में क्या करता है, सेल अपना एबिलिटी लॉस करता है, डिफरेंशिएशन का एबिलिटी लॉस करता है। तो मतलब क्या है कि आइरिस के सेल क्या हो गए, यहाँ पे कुछ सेल्स डी डिफरेंशिएशन में चले जाएंगे। उसके बाद जो सेल्स डी डिफरेंशिएशन में चले जाते हैं उनके पास कोई भी कैपेसिटी हो सकती है या किसी भी ऑर्गन को फॉर्मेशन की कैपेसिटी हो सकती है, तो वो क्या होगा, फिर ट्रांस डिफरेंशिएट करेगा। ट्रांस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक सेल दूसरे सेल में क्या हो रही है, ट्रांजिट हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम, ट्रांस डिफरेंशिएशन। तो ये सही तरीका होता है। मतलब डैमेज लेंस को अगर फिर से बनाना है, रीजनरेट कराना है, तो ये काम कौन कराएगा, वहां पे आइरिस कराएगा। पर आइरिस के लिए ये काम इतना भी आसान नहीं ना। तो पहले आइरिस को क्या करना होगा, पहले आइरिस डी डिफरेंशिएट हो जाएगा, पहले आइरिस डी डिफरेंशिएट, उसके बाद ट्रांस डिफरेंशिएशन। तो उसके बाद क्या बना पाएगा, वो लेंस का फॉर्मेशन करा सकता है। उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा था, सही आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर अगर ए सही है तो ऑप्शन नंबर 3 में ए नहीं है, 4 में भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों रॉन्ग। हमारा आंसर कहां पे मिलेगा हमें, एक या दो में से एक आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने किसको फाइंड आउट कर दिया, पहले ऑप्शन को राइट फाइंड आउट कर दिया यहाँ पे। अब बात करेंगे दूसरे ऑप्शन के बारे में, आइरिस सेल ट्रांसफॉर्म इनटू द लेंस सेल स्पॉन्टेनियसली। नहीं भाई, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होता ना, तुरंत थोड़ी ना होता है। मान लो कि अभी आपका लेंस डैमेज हो गया और तुरंत स्पॉन्टेनियसली बिना किसी सिग्नल से आइरिस लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, नहीं हो सकता है ऐसा। सो बी गलत हो गया। सो बी गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो रहा है। तो यहाँ पे सही क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। सो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। सो ए भी गलत हो रहा है, बी भी गलत। बी क्यों गलत हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली बोल रहा है, इतना जल्दी अच्छा नहीं है। यहाँ पे आइरिस बोलते हैं कि थोड़ा रुको, क्या करो, पहले डी डिफरेंशिएट हो जाए, फिर ट्रांस डिफरेंशिएट, फिर लेंस को बना सकते हो। ये सही तरीका हो सकता है वहां पे। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हुए, आइरिस सेल्स इंड्यूस अ स्टेप वाइज मैनर, सही बात है। स्पेसिफिक जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डी डिफरेंशिएशन, पहले डी डिफरेंशिएशन को रिस्पॉन्सिबल जीन्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, एंड देन कन्वर्जन इनटू द लेंस सेल, देन कन्वर्जन इनटू द लेंस सेल, दैट इज नथिंग बट द ट्रांस डिफरेंशिएशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांस इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांस डिफरेंशिएशन। तो इसके हिसाब से तो सी भी सही आ रहा है। नाउ ऑप्शन नंबर डी, स्टेम सेल प्रेजेंट इन आइरिस टिश्यू डिफरेंशिएट इनटू द लेंस सेल्स, सही बात है ये, सही नहीं, गलत हो रहा है। स्टेम सेल्स नहीं भाई, स्टेम सेल कहां से आ रहा है, ये तो आइरिस कर रहा है ना काम, आइरिस थोड़ी ना कोई स्टेम सेल है। इनका कहना है कि लेंस को अगर बनाना है, डैमेज लेंस से फिर रीजनरेट कराना है, तो ये स्टेम सेल का रोल होगा। नहीं, स्टेम सेल का ये रोल नहीं है, पर ये रोल कौन कर रहा है वहां पे, आइरिस के सेल कर रहे हैं, जो पहले डी डिफरेंशिएट होके फिर ट्रांस डिफरेंशिएट होके अपना काम पूरा कर देंगे। स्टेम सेल का कोई रोल नहीं, तो इसका मतलब डी भी गलत हो रहा है, और जहां पे डी गया था वो ऑप्शन भी गलत था वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शनैलिटी ऑफ द PAX6 जीन in the formation of optic and nasal structure may be attributed to the following। PAX6 का फिर से क्वेश्चन पूछा गया है हमें, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PAX6 ऑप्टिक एंड नजल के स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है। मतलब
आँख और नाक दोनों के स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। तो हमें क्या पूछा गया कि विच ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर ट्रू, कौन सा ट्रू होना चाहिए ऐसा पूछा गया हमें। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, PAC6 मेक्स द ऑप्टिक वेसिकल कॉम्पिटेंट एंड अलाउ लेंस फॉर्मेशन। गलत, ऑप्टिक वेसिकल को ये कॉम्पिटेंट नहीं करते, ये किसको कॉम्पिटेंट करते हैं, सरफेस एक्टोडर्म या हेड एक्टोडर्म को कॉम्पिट करते हैं, कंपिटेंट करते हैं। PAC6 कभी भी ऑप्टिक वेसिकल को कंपिटेंट नहीं कराएगा। किसको कराता है ये, सरफेस एक्टोडर्म को। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब आते हैं हम कहां पे, नीचे की ओर। अगर ए रॉन्ग है तो ऑप्शन नंबर 1 भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, द ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस इन एनी पार्ट ऑफ द हेड एक्टोडर्म टू फॉर्म द नजल एंड ऑप्टिक स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ PAC6। ये बात सही है। PAC6 के नहीं, ये बात भी गलत हो जाएगी, ये बात भी गलत हो रही है। ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस एनी पार्ट, नहीं, हेड एक्टोडर्म के किसी भी पार्ट को नहीं करा सकता, स्पेसिफिक पार्ट को ही क्या करा सकता है, ऑप्टिक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा ना, ये लेंस का फॉर्मेशन कराएगा है। तो इसके हिसाब से भी गलत हो रहा है। अगर मान लो कि जिस सेल के अंदर एक्टोडर्म के PAC6 हो रहे और वहां पे ऑप्टिक स्ट्रक्चर थोड़ी ना बनेंगे, ऑप्टिक वेसिकल का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। एक मिनट, इन्हीं पार्ट से वहां पे गलत हो रहा है। हर किसी पार्ट में PAC6 होता नहीं, वहां पे पूरे सरफेस एक्टोडर्म में PAC6 होता नहीं, तो इसके हिसाब से गलत हो जाएगा। सी के बारे में बात करेंगे। अगर बी गलत हो रहा है तो ये भी ऑप्शन गलत होगा ना। अब बचे 2 and 4। PAC6 render the head ectoderm competent to receive the signal from the optic vesicle। सही बात है। PAC6 किसको कॉम्पिट कराता है, कॉम्पिटेंट कराता है, हेड एक्टोडर्म को कॉम्पिटेंट कराता है। सही बात है। आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। सही बात है, सी करेक्ट है। अगर सी करेक्ट है तो यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, दोनों में से एक ही सी करेक्ट होना, मतलब होना चाहिए वहां पे। डी के ऊपर डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल द हेड एक्टोडर्म में आल्सो इंड्यूस्ड बाय BMP एंड FGF। सही बात है, BMP4 एंड FGF8 फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। सो PAC6 इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर द लेंस फॉर्मेशन। लेंस का कंप्लीट अगर फॉर्मेशन कराना है तो ओनली PAC6 का होना ही जरूरी नहीं है, वहां पे कौन और जरूरी होता है, BMP4 भी जरूरी होता है और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर भी जरूरी होता है, क्योंकि ये दोनों भी कौन है, पैराक्राइन फैक्टर्स है। कौन है ये दोनों भी, पैराक्राइन फैक्टर है। ये दोनों पैराक्राइन फैक्टर का रोल प्ले करेंगे। कौन, या पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कह सकते हो, BMP4 एंड FGF8। क्योंकि BMP4 हमें पता है किसको एक्टिवेट करेगा, SOX2 को एक्टिवेट करेगा, एंड LMAF को कौन एक्टिवेट करेगा, LMAF को कौन एक्टिवेट करेगा, FGF8। क्योंकि ये दोनों भी कौन है, फिर अभी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फैक्टर है। किस चीज के जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेंगे, क्रिस्टलिन के फॉर्मेशन के लिए। और जब क्रिस्टलिन बनेगा तभी नॉर्मली कौन बन पाएगा वहां पे, लेंस। एक ट्रांसपेरेंट लेंस का स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करना है वहां पे दोस्तों, तो हमें इनकी भी जरूरत लगती है। BMP4, FGF8, PAC6 सबकी जरूरत लगती है। एक्सक्लूसिवली सिर्फ यही जरूरी है ऐसा नहीं है, ये बात सही है। सो इसके हिसाब से ऑप्शन डी भी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। सो अगर ऑप्शन डी भी करेक्ट आता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। सी एंड डी दोनों भी करेक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों शायद क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। जितने मेरे पास अवेलेबल थे उनको मैंने कवर कर लिया यहाँ पे।
प्लीज़ करके आप इसको ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप खुद से भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। आप जो बुक्स है मार्केट में अवेलेबल या किसी कोचिंग क्लासेस के नोट्स है या यूट्यूब के जो भी वीडियो, आपको उसको फिर से बार बार से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है CSR नेट में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार अगर चैनल को देख रहे हो दोस्तों, या अगर दूसरी बार भी देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ यहीं पे रुकते हैं और जय हिंद दोस्तों।